अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हमने कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है और बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं आईएफआरएस के मुताबिक जो है आप प्रिपेयर भी करती हो और प्रेजेंट आपको कुछ मज़ीद इसमें इन्हांस करना है चीज़ों को। बेसिक हमारी वही चीज़ें रहेंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। अब मज़ीद जो न्यू चीज़ें आएंगी वो आएंगी इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं और इसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, और हमारे कुछ फॉर्मेट्स होंगे इसमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं। जो कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, comprehensive income, changes in equity, कैश फ्लो नोट्स, और अगर रीस्टेटमेंट या अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है तो वो भी आपको साथ ही बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हमने बहुत सी बातें डिस्कस पहले भी की हैं, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें टेक्निक क्या है इसको प्रेजेंट करने की, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था जो लास्ट टाइम हमने आपको एक फॉर्मेट का सैंपल दिखाया था, वो हमारे पास जो था सैंपल था वो था वर्टिकल फॉर्मेट का। ठीक है जी क्लास। अब इसमें बेसिकली आपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपने क्लासिफाई करना होता है एसेट्स, लायबिलिटी को और ऑनर इक्विटी को। ठीक, तो एसेट्स हमारे पास कितने हैं, कैसे हैं, लायबिलिटीज क्या है, उसके कंपोनेंट्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट को जब हम प्रेजेंट करते हैं वो लिक्विडिटी प्रेजेंटेशन की बेस पे करते हैं। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा रिलायबल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग साइकिल यूज नहीं होता। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल में आप रॉ मटेरियल की परचेजिंग से लेकर उसको प्रोसेस में लेके आने तक, फिनिश गुड बनने तक, उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं। और अगर आपकी वो जो सेलिंग है वो क्रेडिट सेलिंग है तो डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। ठीक है, और यही अकाउंट रिसीवेबल जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है कैश में। तो कैश होगा तो रॉ मटेरियल परचेज होगा, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, हमने चीजों को लाइन अप भी करना होता है, लाइन आइटम शो करने होते हैं, कम से कम लाइन आइटम शो करने की हमें जरूरत होती है। ठीक है, साइज और नेचर और फंक्शन हमने डिसाइड करना होता है, और अगर एक ही तरह के आइटम्स है उनको हम इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के बारे में आपको बता रहा है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर होता है या विद इन 1 ईयर, जिनको आप कंज्यूम कर लेते हो, यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स उसमें दी हुई है आपको। यहाँ इन्वेंट्री है हमारे पास, रिसीवेबल्स हैं, एडवांसेस, लोन्स, करंट पोजीशन, पोर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट, लीज रिसीवेबल विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होंगे जिनका ड्यूरेशन जो है वो हमारा मोर देन 1 ईयर होगा। ठीक है, और हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बेसिकली हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, जिनको हम टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ठीक है, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं तो उसके अंदर हमारे जिस तरह पेटेंट आ गए, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, गुडविल आ गया, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में तो डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपके डिफरेंट ये जो करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, या टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में दोनों हो सकते हैं, किसी में तीनों हो सकते हैं, किसी में चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, जिसमें कंजम्पशन से लेकर सेल तक, और उसके बाद अगर आपकी रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में हो रही है, वो सारा प्रोसीजर जो है, वो पूरा पीरियड जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मोर देन 12 मंथ हो गया तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो कैश है वो सही से आपको नहीं मिल रहा, आपके अकाउंट रिसीवेबल वैसे के वैसे पड़े हैं, जो कि बाद में बैड डेट बन जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश आप करें कि जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आपने क्रेडिट सेलिंग की है तो इन्हीं अकाउंट रिसीवेबल को आप कन्वर्ट कर सकें इनटू कैश। ओके, देन है जी लाइबिलिटी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी भी हमारे पास दो तरह की है, करंट लाइबिलिटी है, एक हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। तो करंट लाइबिलिटी क्या है? हमारी हमारी वो ऑब्लिगेशन जो विद इन 1 ईयर हमने पूरे करने होते हैं। ठीक है, जिसमें यूटिलिटी बिल से आगे, या हमने अगर किसी से क्रेडिट परचेजिंग की है तो हमने 1 साल के अंदर उसको रिपे करना होगा। अगर हमने कोई लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, और वो भी हमने 1 साल के अंदर रिपे करना है, तो ये सारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ भी वो आपको बता रहा है कि 12 महीने तक का हो, 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये। ओके, इसकी एग्जांपल वो आपको दे रहा है बैंक ओडी। ओडी क्या? ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेएबल, इनकम टैक्स, अदर नॉन ट्रेड पेएबल्स, करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज का, ये सारी चीजें हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर फॉल करती हैं। अब जो 12 महीने से ज्यादा की लायबिलिटी होंगी वो हमारी कौन सी कहलाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगी। जिस तरह हमारे बैंक लोन्स आ गए,
ठीक है, जो बेसिकली जो लोन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स आपके जो है वो मोर देन 1 ईयर के होंगे। इसी तरह बॉन्ड्स आ गए, आपके बॉन्ड्स जो है वो भी हमारा लोन का स्टेटस ही रखते हैं, ठीक है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है हमारा। तो बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गया, और हमारे अगर शेयर्स वगैरह हैं वो बेसिकली हमने शो कराने होते हैं अपने ऑनर इक्विटी के पोर्शन में, ठीक है। तो डिविडेंड पेएबल्स, ये सारी चीजें जो है इस तरह की, ये हमारी लायबिलिटीज को शो करती है। देन है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी शो करती है। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने इसको शो करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप इस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को भी शो कराएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप शो करा सकते हैं। तो इसके भी फॉर्मेट आगे चल के आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। अब इसमें मजीद वो आपको बता रहा है कि जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट से हट के कोई दूसरे आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि इस तरह की हो कि वन टाइम आपका इवेंट अकर हुआ हो, ठीक है, या वन टाइम ट्रांजैक्शन अकर हुई हो और वो आपकी रिलेट करती हो रेवेन्यू या एक्सपेंस के साथ, तो आप उसको भी शो कराएंगे अपनी कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और ये कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जितनी भी आप चीज़ों को शो करा रही होंगी वो अकॉर्डिंग टू IFRS होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ डिस्कस करनी है, देखनी है, और बेसिकली आपको ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ाने का मकसद ये है कि आप बेहतर तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर सकें। ओके, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव में वो आपको बता रहा है गेन और लॉसेस, ठीक है। गेन कहाँ होगा? जब आपने कोई एक चीज $100 की परचेज की और उसको सेल आउट करने के तो $200 हो गए, तो डेफिनेटली इस पर गेन होगा आपको, ठीक है। लॉसेज हैं तो वो भी इसके वाइस वर्सा चलेंगे कि अगर आपने आपकी परचेज प्राइस से कम पे सेलिंग हुई है तो वो आपका लॉसेस कंसिडर होंगे। तो गेन और लॉसेस को भी हमने प्रेजेंट करना होगा। यहाँ इसने साथ साथ आपको स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं, ठीक है, कि हमने फाइनेंशियल एसेट्स को अगर सेल किया है, फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली आपकी क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह हमारे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया, ठीक है, जिसको हम सेल एंड परचेज कर सकते हैं, उसको हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। तो इसकी सेलिंग के ऊपर आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट होता है वो 39 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, जिसमें क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट की। तो यहाँ इसी के मुताबिक आपने इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। देन फिर वो नेक्स्ट आपको बता रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर आपका सरप्लस कोई बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के मुताबिक जो है वो राइट डाउन करना होगा, ठीक है। इसी तरह गेन और लॉसेज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, अगर आपकी किसी दूसरे मुल्कों के अंदर भी आपका बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है और वहाँ अगर करेंसी के ऊपर आपको गेन और लॉस हो रहा है, ठीक है, जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो करेंसी की वजह से फॉरेन करेंसी, जिसको हम दूसरे लफ्जों में फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की फ्लैक्चुएशन के ऊपर आपको कहीं गेन हो रहा होता है, कहीं लॉस हो रहा होता है, तो वो भी स्टैंडर्ड जो हमने सेट करना होता है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के मुताबिक आपने चीज़ों को रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद इसमें और भी बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसने डिस्कस की हैं कि इसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ हो रही होंगी, जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे, गेन एंड लॉसेस को आप एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है तब तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पे है, डोमेस्टिक लेवल पे, तो वहाँ फिर आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनकी मदद से इनकम स्टेटमेंट को जो है वो फॉर्म करेंगे। नेचर मेथड वो आपको बता रहा है कि एग्रीगेशन ऑफ एक्सपेंसेस टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंस, जितने एक्सपेंस एक तरह की नेचर के हैं उनको आप इकट्ठा करके प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हो गया। अब डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन आपका है सिस्टमेटिक रिडक्शन इन दी एसेट वैल्यू। अब वो एसेट कौन सा? फिक्स एसेट। अब जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा के इकट्ठा करके भी उसको लिख सकते हैं या उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि जी हमारा प्लांट की डेप्रिसिएशन इतनी हुई, इक्विपमेंट की इतनी डेप्रिसिएशन हुई, ठीक है, हमने कहा हमारे कोई फिक्स एसेट पर्टिकुलर था उसकी इतनी डेप्रिसिएशन हुई, तो उसको आप अलग अलग शो करके इकट्ठा भी एक्यूमुलेट करके भी बता सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का है, एडवर्टाइजिंग, वेजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप नेचर मेथड के मुताबिक, नेचर ऑफ एक्सपेंस के मुताबिक आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
फंक्शन मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज डन फंक्शन वाइज, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है, और उन्हीं के फंक्शन के मुताबिक उनके जो एक्सपेंस होंगे वो क्लासिफाई होते जाएंगे। अब अगर सेलिंग डिपार्टमेंट है तो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल को देखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखे जाएंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का कोई एक्सपेंस है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के नाम से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें वो फंक्शन मेथड के मुताबिक हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। देन जी थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आ रही, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये बार बार मैं आपको बताती हूँ, इक्विटी लिखा हो, ऑनर इक्विटी लिखा हो, शेयर होल्डर इक्विटी लिखा हो, ये एक ही स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर आपने पर्टिकुलरली क्या बताना है, आपने यहाँ ये बताना है कि जो ऑनर है, ऑनर जो पैसा लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर, ऑनर जो नए आ रही हैं बिजनेस के अंदर वो, ठीक है, कोई छोड़ के जा रहा है बिजनेस को वो, और अगर ऑनर जो है उनको आप पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसकी जो चेंजिंग है पर्टिकुलरली वो आप इसमें प्रेजेंट करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इक्विटी का बढ़ना और इक्विटी का कम होना, इस तरह की जो चेंजिंग है वो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो करा रहे होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ वो आपको बता रहा होगा कि कुछ आपके बिजनेसेस ऐसे होंगे, वही जिस तरह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी होंगे, ठीक है, सब्सिडरीज होंगी, डिफरेंट जगहों पे आपके यूनिट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट जगह पे आपका बिजनेस एक्सपैंड हुआ हुआ है, तो वहां का भी डाटा इकट्ठा करके आपने लेके आना होगा और एक आप स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ ये आपने चीजें देखनी होंगी कि आपका जो बिजनेस है इसके अंदर इक्विटी की क्या पोजिशन है, इक्विटी बढ़ रही है, इक्विटी कम हो रही है। अब इक्विटी बढ़ेगी कैसे, इक्विटी तब बढ़ेगी जब न्यू ऑनर्स आएंगे बिजनेस के अंदर पैसा लेके, या एग्जिस्टिंग ऑनर्स जो है वो मजीद पैसा लेके आएंगे। अब इक्विटी डिक्रीज कब होगी, इक्विटी डिक्रीज तब होगी जब आप इन ऑनर्स को, जो एग्जिस्टिंग है या जो नए आने वाले ऑनर्स हैं, उनको उनका रिटर्न दे रही होंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जब आप डिविडेंड दे रहे होते हैं तो इक्विटी कम हो रही होती है, कैश निकल रहा होता है बिजनेस के अंदर से और वो ऑनर्स को जा रहा होता है, या फिर बिजनेस के जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स हैं वो बिजनेस को छोड़ के जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो अपना जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो निकाल रहे होंगे बिजनेस में से। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो है ये पर्टिकुलरली हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर देखना होता है, ठीक है। हर कंपोनेंट को हमने रिकनसाइल भी करना होगा कि बिगनिंग में कितना बैलेंस था, एट द एंड ऑफ द कितना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। कुछ कंपोनेंट हम उठाएंगे इनकम स्टेटमेंट में से, ठीक है, और साथ साथ हम ट्रांजैक्शंस भी देख रहे होंगे कि ऑनर की ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, न्यू इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं बिजनेस के साथ या नहीं हो रहे, ठीक है, चेंजिंग क्या आ रही है पर्टिकुलरली हमारी इक्विटी के अंदर, ये सारी चीजें हम शो करा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है जी क्लास। अब इसके साथ साथ अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो फिर आपने देखना होगा कि उन कंट्रीज के अंदर जहां जहां आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, कि क्या लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके बिजनेस की तरफ या नहीं, ठीक है। मजीद यहाँ ये आपको बता रहा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हम देखेंगे, शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडी अदर देन पेरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्रिहेंसिव इनकम, ट्रांजैक्शन विद ऑनर, सिमिलर टू कैजुअल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू द बैलेंस शीट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात जहाँ आएगी तब जब हम बात करेंगे एक्विजिशन की, ठीक है। जब एक्वायर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कर रही होती है तो बेसिकली उनके शेयर्स को परचेज किया जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट मोर देन 49%, मतलब 51% के करीब अगर किसी कंपनी के शेयर्स को कोई परचेज कर लेती है दूसरी कंपनी, तो जो सारी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली दूसरी कंपनी के पास चली जाएगी जिसने उसको एक्वायर किया। तो जो बाकी लोग बच के, ठीक है, मोर देन 51 से या 51% अगर शेयर्स हम किसी दूसरी कंपनी के परचेज कर लेते हैं तो हमारा होल्ड हो जाएगा, तो बाकी जो आपकी रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा 49, वो हमारे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लोग कहलाएंगे, ठीक है। वो शेयर होल्डर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आएंगे हमारे, तो उनका भी हमने देखना होगा कि उनका पोजीशन कैसी है, क्या लोग अभी भी रिटेन है बिजनेस किस तरफ, या बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। ओके, फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के हमारे पर्टिकुलरली तीन कंपोनेंट्स है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी। इंशाल्लाह ताला क्लास आने वाले वक्तों में आपको मैं एक स्लाइड सेंड करूंगी जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को पर्टिकुलरली दोनों मेथड से बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी आती। तो कोशिश आपने ये करनी है कि कंपोनेंट्स को आपने ज़हन नशीन करते हुए उनको आपने क्लासिफाई करना है कि अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। फॉर्मेट दोनों का सेम रहेगा, दोनों में ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आएंगी, इन्वेस्टिंग भी आएंगी, फाइनेंसिंग भी आएंगी, लेकिन इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हमने मेंशन करने होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे।
बेसिकली जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो सारी इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही होती हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो डायरेक्ट मेथड से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही होती हैं, लेकिन आपको दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके जी क्लास, अब यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ वो एसेंशियल डिफरेंसेस तो आपको बता रहा है कि बैंक ओडी जो है, ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, वो ट्रीट किया जाता है एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ सेपरेट डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो इनकम स्टेटमेंट में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को शो करते हैं वो आपने यहाँ शो नहीं कराने। यूज ऑफ द टर्म रिपोर्टिंग करेंसी इन द प्लेस ऑफ फंक्शनल करेंसी, आपने रिपोर्टिंग जो करेंसी है उसको रिप्लेस करते हुए आपने फंक्शनल करेंसी को देखना है, लिखना है। मतलब कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उनकी पर्टिकुलरली क्या करेंसी शो करें, डॉलर्स में है, रुपीस में है, किस चीज में आप उसको शो करा रहे हैं। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स, ये लास्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जितना डाटा हमने पिछली स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने नोट्स के अंदर बतानी होती है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर आपको साथ साथ बतानी पड़ेगी। क्रॉस रेफरेंसेस आपने देखने होंगे। अगर कैश है तो कैश से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट्स में कौन से नंबर पे लिखी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करना ही है, लेकिन आपने स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक इन नोट्स को अकाउंट भी करना होगा। ठीक है। और अगर कोई एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने शो करनी होगी और बतानी होगी। मजीद वो आपको यहाँ बता रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद IFRS। तो हम स्टार्ट से ही आपको ये बता रहे हैं कि आपने IFRS के मुताबिक ही इस तमाम डाटे को, इंफॉर्मेशन को, तमाम अकाउंटिंग की वो आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है। अगर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और वो बहुत जरूरी है तो आप उसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारी जो पोर्शन है इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉडल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। लास्ट स्लाइड्स में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी हम साथ साथ दे रहे हैं, हम एसेट को कैटेगराइज भी कर रहे हैं, टोटल एसेट भी शो कर रहे हैं, इसी तरह हम इक्विटी और लायबिलिटी को भी शो कर रहे हैं। ठीक है। या हमारे पास इक्विटी आ गई सारी, और यह हमारे पास सारी लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी में क्या है जी, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हैं, करंट लाइबिलिटीज में फिर उनका टोटल करके हम बताएंगे। तो ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में है, और ये नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक अपनी बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती हैं। ओके, सेकंड हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी बनाने के दो फॉर्मेट है हमारे पास। एक सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो है, इसमें तमाम रेवेन्यूज को आप बगैर किसी क्लासिफिकेशन के शो कर रहे होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस को भी आप शो कर रहे होते हैं। ठीक है। और रेवेन्यू इसमें से आप जब एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस आ जाता है। तो ये सिंगल स्टेप है जो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो यूज करती हैं। लेकिन जब हम कॉर्पोरेशन की या मल्टीनेशनल नेशनल्स की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो फिर वहाँ फॉर्मेट ये आपके सामने जो है ये आपके सामने आएगा मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसको हम फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आपने तमाम चीजों को शो भी करना होगा, सेल को, ग्रॉस मार्जिन को, इन सारी चीजों को भी आप शो करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद टैक्सेस जितने आपकी कंपनी के ऊपर लगे हैं उनको भी आप शो करेंगे, और इसके साथ साथ ही आप इनकम स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रही होंगी अपनी कंपनी की कि अच्छी है, बुरी है, किस तरह की है। और इससे आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप इनकम स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक ही साल की बना के शो कर रही होती है। ठीक है जी क्लास। और बास कंपनीज जो है वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही होती है, 2 साल का डाटा दे रही होती है साथ में। अब है जी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी जो है ये भी आपको क्या शो कराती है, ऑनर की इक्विटी की पोजीशन को, कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं जो हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम पुट कर रहे होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, या कंपेयर कर रहे होते हैं कि जी हमने जो चीजें यहाँ स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी में शो कराई हैं वो क्या कॉन्ट्रा चेक भी हो जाती है हमारी, सही है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, नेट इनकम भी इसमें लिखेंगे हम। ड्राइंग्स अगर आपके ऑनर ने की है, ड्राइंग्स क्या है जी, पर्सनल यूज के लिए अगर ऑनर पैसा निकालता है, अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी आप शो करेंगे, और फिर लास्ट में आप कैपिटल शो करेंगे कि जी ऑनर इक्विटी का कैपिटल कितना है। ओके, लास्ट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपके सामने ये फॉर्मेट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 3 ऑपरेशंस हैं हमारे
एक्टिविटीज के, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसको ये ऑपरेशन एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग, और उसके बाद फिर उसका काउंटर चेक भी हम करते हैं विद दी कैश बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट के साथ। ओके, लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आपको बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम इज अ टर्म फॉर एसेट और लायबिलिटी दैट डोंट अपीयर ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम नॉर्मली एसेट और लायबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करा रहे होते, उनको हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन से होते हैं वो हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये कुछ टाइप्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये वाली कुछ टाइप्स हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की जो कि आप बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली शो नहीं करते। ठीक है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, ऑपरेटिंग लीजेस हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं इस तरह के आइटम्स की जो कि बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, वो अलग से ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहलाती हैं। तो ऑपरेटिंग लीज अगर आपकी है, लीज का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म जो लीजिंग होती है उसको हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो इसके अंदर जो रेंटल पेमेंट मिल रही होती है उसको तो आप लिखते हैं, ठीक है, रेंटल पेमेंट को तो आप शो करा रहे होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जब आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज इसका अगर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो उसको फिर आप अलग से शो कराएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना। लीज बैक एग्रीमेंट अगर है आपका तो इसमें भी आप ये शो कराएंगे कि आपके जो रेंटल पेमेंट है वो एज ए एक्सपेंस आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो वो फिर एसेट बन जाएगा आपका। और लास्ट में है जी अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल का भी कुछ पोर्शन आपका बैलेंस शीट के अंदर जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में शो कराएगा। तो क्लास ये था आपका अब तक का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, इन्हांस किया चीज़ों को अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर भी होगी होंगी। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप सिलेक्टेड हमारा जो स्लॉट है क्लासेस का उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।